बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय कमन। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और अब बात करते हैं हमारी पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करने की। कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर फोर्स और प्रेशर, ठीक है ना। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फोर्स और प्रेशर को आगे बढ़ाने से पहले फोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज भी हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रेशर को भी पढ़ सकें। देखिए, फोर्स के बारे में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी वैसे तो आपको याद होंगी, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि फोर्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ के शेप को चेंज कर सकता है। पढ़ा था आपने, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रुकी हुई चीज़ को चलना स्टार्ट करवा सकता है, या चलती हुई चीज़ को रोक भी सकता है, उसके शेप में परिवर्तन ला सकता है। और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि इससे और भी कई तरह के प्रभाव किसी वस्तु के ऊपर पड़ सकते हैं। ये बात हमने की फोर्स की। अब ये जो फोर्स है ना, ये कई टाइप का होता है। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार, ठीक है। अब ये जो फोर्स है दो प्रकार का होता है। एक तो है कांटेक्ट फोर्स, इसको कहते हैं संपर्क बल, ठीक है। और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको कहेंगे असंपर्क बल। संपर्क यानी कि दो चीजों के टच करने से जो फोर्स लगे वो, और नॉन कांटेक्ट उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं पहले कांटेक्ट फोर्स की। इसके दो टाइप्स हैं। एक है मस्कुलर फोर्स, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना लो, यहाँ लिख दूं, देखो मस्कुलर फोर्स, और दूसरा है फ्रिक्शन। वन बाय वन इनको पढ़ लेंगे। ऐसे फ्लो चार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है, साथ ही साथ इसको देखकर और आपको आराम से पता चल जाता है। मस्कुलर फोर्स इसको बोलते हैं पेशीय बल। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो नोट करते जाओ, समझ में तो इंग्लिश हिंदी में आ जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको नोट कर सकते हैं। फ्रिक्शन इसको आप लिखते हो घर्षण, ठीक है। अब हम बात करते हैं असंपर्क बल की। ये तीन तरह का होता है, ठीक है। असंपर्क बल तीन तरह का होता है, जिसमें पहला जो है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को आप क्या लिखोगे? चुंबकीय बल, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के बाद अगला जो है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कॉल्ड गुरुत्व बल। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युत बल। लो, ये आपका फ्लो चार्ट तैयार हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स के लिए। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि हम ये जितने भी फोर्स के टाइप्स हैं इनको जानें। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। इनसे जुड़े एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बना लिया आपने? बनाना नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बस। चलो अब आगे चलते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है बेटा? तो बना लिया होगा आप लोगों ने अब तक, है ना। चलो तो अब टाइप ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जाने कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। फर्स्ट वन इज कांटेक्ट फोर्स। देखो, कांटेक्ट फोर्स जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वो बल जो किन्हीं दो चीजों के संपर्क में आने से लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस दीवार को पुश कर रही हूँ और इस तरीके से पुश करे जा रही हूँ बस इतनी दूर से, तो क्या मेरे हाथ इस दीवार को छू रहे हैं? नहीं, है ना। तो ये जो बल लगा रही हूँ मैं दीवार पर, उसके और मेरे हाथ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स नहीं है। लेकिन अब इसी जगह अगर मैं इस बोर्ड को साइड से ऐसे धक्का मारूं तो ये उस तरफ मुड़ जाएगा, जिस तरफ मैं बल लगाऊंगी उस दिशा में चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। अब यहीं से अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ कि कांटेक्ट फोर्स दो तरह का आपने पढ़ा, एक फ्रिक्शन, एक मस्कुलर फोर्स, है ना। तो मैंने बोर्ड पर इधर धक्का लगाया तो उस तरफ जा रहा है, धक्का मैं किससे लगा रही हूँ? मेरे हाथ से।
और हाथ को धक्का लगाने में मदद कौन कर रही है? मेरी मांसपेशियां यानी मेरी मसल्स, एंड दिस फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड when two objects come in contact with each other, एग्जाम्पल इसके दोनों लिख दोगे आप, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल दिन भर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। देखो, आपने खाना खाया, स्वेलो किया, उसको निगला, आगे गया, वो आगे कहाँ पहुंचा? आपके स्टमक में, यहाँ फूड पाइप में से होके जा रहा है ना, तो यहाँ बल कौन लगा रहा है ना, ये आगे जा रहा है, आगे फिर इंटेस्टाइन में आगे जा रहा है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, खाना ऐसे तो जाता है आगे, तो वहां पर बल कौन लगा रहा है? अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं, और वहां पर कोई हड्डियां वगैरह तो होती नहीं, हमारी मसल्स ही तो होती हैं। तो वो जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो हमारे फूड पाइप से लेके और डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे 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 जाता रहता है। ठीक है ना बात? और देखो, आप किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो कि आप उसको नीचे से ऊपर उठा रहे हो, क्या काम में आ रही है? आपकी मांसपेशियां हाथों की। पेन से आप लिख रहे हो तो आपके अंगूठा और उंगली, इनकी मसल्स काम में आ रही हैं, इसके बिना आप पढ़ भी नहीं सकते। इसी चीज को उठाकर आप नीचे रख रहे हो तो भी मांसपेशियां काम आ रही हैं। कहीं आप चढ़ रहे हो तो आपके पैर की मांसपेशियां काम आ रही हैं, दौड़ रहे हो तो काम आ रही हैं, भाग रहे हो तो काम आ रही है, चल रहे हो तो काम आ रही है। यानी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का, जो कि हम कर रहे हैं और उसको करने के लिए हमारे पास क्या हो रही है? हमारी जो मसल्स हैं वो काम में नहीं आ रही है। अब देखो, ये जो मसल्स है ना, ये हमारे साथ साथ एनिमल्स के भी काम में आती है। एक तो गई ह्यूमंस के लिए, ठीक है, दूसरा है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए कैसे काम में आ रही है? देखो कि एनिमल्स जिनका प्रयोग आप कर रहे हो कितनी तरह के सामानों को उठाने के लिए, ठीक है, कितने भारी भारी वजनों को एनिमल्स उठाकर ले जाते हैं। घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, बैलगाड़ी में आप सामान उठा के ले जाते हो, तो ये जानवर कितना भारी भारी सामान उठाकर ले जाते हैं, किसकी मदद से? इनके मस्कुलर फोर्स की वजह से। यानी कि मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी काम को आसान बना रहा है। सीधे सीधे शब्दों में ये देख सकते हैं, अगर मस्कुलर फोर्स ना हो तो हम हमारे कामों को कर ही नहीं सकते। अगर मस्कुलर फोर्स नहीं है तो आप ये सोच के बताओ कि हम कौन सा काम कर सकते हैं? ना किसी चीज को उठा सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मस्कुलर फोर्स नहीं है तो ये जो मसल्स है हमारी, है ना, ये जुड़ी रहती है हमारी बोन से। और बोन आपको पता है कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, यानी कि हमारी बॉडी का जो फ्रेम स्टार्ट होता है तो हमारी बोन्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, फिर हमारी ब्लड वेसल्स होती है, फिर हमारी स्किन होती है, ऐसे होता है ना। तो अगर ये बोन्स नहीं होंगी तो और इन पर ये मसल्स नहीं होंगी तो हम किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मसल्स अकेले भी क्या करेंगे? बोन्स अगर नहीं होंगी तो एक आटे की तरह पड़ी रहेंगी एक जगह पर, है ना। तो ये क्या करती है? बोन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक डिजाइन में लगी हुई रहती है और इनके अंदर फिर ब्लड वेसल्स होती है, फिर ऊपर स्किन होती है, तब जाकर हम किसी भी काम को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मस्कुलर फोर्स के। एग्जांपल आप लिख दोगे, खेलना कूदना, चलना फिरना, इधर उधर जाना आना, उठाना रखना, एवरीथिंग। और एनिमल्स के लिए लिखोगे तो एनिमल्स आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स ड्यू टू देयर मस्कुलर फोर्स। जो ज्यादा भारी सामान होगा तो हाथी से उठा के ले जाया जाएगा, है ना, छोटा सामान होगा तो गधे के ऊपर भी ले जाते हैं। तो ये एनिमल्स भी जो है वो वजन ढोने का काम मस्कुलर फोर्स के कारण ही कर पाते हैं। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। क्या आपने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में? पहले इसको बोलते हैं घर्षण। देखो, सीधी सीधी बात करते हैं घर्षण के बारे में, कि आप चल रहे हो कहीं पर, है ना, और चलते चलते अचानक आप स्लिप हो जाते हो, आपके पैर में घुटने के बल आप गिर जाते हो। क्या होगा? मान लो आपने पैंट या पजामा पहना है तो थोड़ा सा वो भी फट जाता है ना, इससे रिगड़ लग जाती है। तो और क्या होता है? घुटना छिल जाता है, स्किन हट जाती है, थोड़ा थोड़ा खून आ जाता है, ज्यादा लगती है तो ज्यादा खून आ जाता है। वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसे मान के चलो कि हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अब जरूरी कैसे है? देखो कि अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं सकते। देखो, आपने देखा है कि मार्बल वाला जो फर्श होता है ना, गीला होता है,
तो अगर आप स्लीपर पहन के और चल रहे हो जल्दी जल्दी तो कई बार आप स्लिप हो जाते हो। अगर मार्बल वाला फर्श गीला है ना तो उस पर आपके स्लिप होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके और मार्बल क्योंकि स्लिपरी होता है, चिकना होता है, एकदम स्मूथ होता है, तो आपके पैरों के जो स्लीपर है उनके बीच में और मार्बल के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। दैट इज वाई यू फेल डाउन। ठीक है, और देखो अब इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो हम चल नहीं सकते। अगर हम चल नहीं पाएंगे तो फिर कोई काम होगा ही कैसे? कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो भी हमारा काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है। तो देखो, चलते चलते हमारे जूतों की सोल घिस जाती है, नुकसान दोबारा नहीं लेनी पड़ती है ना। उसके बाद हमारी गाड़ियों के टायर, आपने देखा धीरे 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 उनकी जो रेजेस होती है ना वो धीरे 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 कम हो जाती। क्यों? गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी टायर और जो जमीन है उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वो घिसता जाता है और टाइम टू टाइम जो टायर है उसको इसीलिए चेंज करवाना पड़ता है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो मशीनरी है वो खराब हो जाती है, उसको ऑयलिंग करनी पड़ती है, इसी वजह से करनी पड़ती है। तो इस तरह फ्रिक्शन जो है ना इसके कई नुकसान भी हैं और कई इसके फायदे भी हैं। ठीक, तो अब देखो ये जो फ्रिक्शन है ना ये क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि कोई जगह और कोई भी चीज उन दोनों के बीच में लग रहा है। लेकिन फ्रिक्शन के लिए एक कंडीशन क्या है कि इट वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल बताती हूँ। देखो एक बॉल लिया आपने और उस बॉल को आपने जमीन पर ऐसे लुढ़काया, ये बॉल है, क्या होगा? थोड़ी दूर ये बॉल घूमती हुई जाएगी और क्या होगा, मान लो यहाँ जाके रुक जाती है। अब ये बताओ मेरे को, ये बॉल रुक क्यों गई? इसको हमने तो नहीं कहा भाई रुक जा, या फिर हमने कोई कोशिश भी नहीं की, मान लो हमने पंखा भी नहीं चला रखा। अब क्या होता है देखो कि जब ये जमीन पर लुढ़कना स्टार्ट होती है तो जमीन की जो सरफेस है उसके और इस बॉल की जो लेयर है जो कि जमीन के कांटेक्ट में है उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? फ्रिक्शन। अब मैंने क्या लिखा देखो, इट वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल? इस डायरेक्शन में। तो इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, और इसीलिए बॉल आगे नहीं जाएगी, यहीं पर थोड़ी दूर चलकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप चाहो तो ये लाइन नोट कर लो कि फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट्स टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन काम करता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? फ्रिक्शन की और मस्कुलर फोर्स की, जो कि दोनों क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। नोट कर लिया? चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन पढ़ लिया हमने, मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया, नोट करना है कुछ तो कर लो, इसको मिटा देते हैं। और अब हम पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। ठीक है, चले आगे। तो अब इसी को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ लेते हैं। सेकेंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, force which can be applied when without any contact between the objects। क्लियर है क्या? फोर्स विच कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जिन दो चीजों के बीच में फोर्स लग रहा है उन दोनों चीजों के बिना किसी संपर्क में आए ये फोर्स काम करता है, और इसलिए इसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। यानी इन दोनों के बीच में कोई संपर्क होना जरूरी नहीं है। वन बाय वन हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट चुंबकीय बल। जानते हो ना इसके बारे में? तो चुंबक जानते हो? चुंबक ये हमारी बार मैग्नेट है, ये N और ये S। हमेशा दो पोल्स होते हैं चुंबक के, मालूम है आपको, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। और कभी देखा ना तो चुंबक के पास आप दूसरी चुंबक लेके आओ तो करीब इतनी सी दूर रहेगी ना,
तभी वो चुंबक या तो उसके आके चिपक जाती है और या उससे दूर चली जाती है। दूर कब जाती है और पास कब आती है? देखो ये दोनों सिमिलर पोल्स हैं इसके, है ना। सिमिलर पोल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और क्या होता है? अपोजिट पोल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं, साउथ के पास नॉर्थ आ रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान रखना हमेशा। तो देखो चुंबक के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स में, कि द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स, पहली बात। फिर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऑलवेज ये दो ही पोल्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ, अब यहाँ पर देखो चाहे ये रिपेल करें चाहे ये अट्रैक्ट करें, लेकिन फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर सेम पोल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो विद इन लगभग आधा सा सेंटीमीटर या उससे भी थोड़ा कम आप इसको रखोगे ना चुंबक को, तो ये आगे आगे जाता जाएगा या पीछे पीछे आता जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और अपोजिट पोल्स जब एक दूसरे के पास हो तो थोड़ा दूर होंगे तो भी ये फटाफट से जाकर और मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के चिपक जाती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट्स हैं इनके कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिमिलर पोल्स जो हैं रिपेल ईच अदर। रिपेल को आप लिखोगे प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब होता है, क्या होता है? दूर करना, है ना। और अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित, ठीक है। तो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो चुंबक के द्वारा लगाया गया बल है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इस बल को क्या कहेंगे? अ नॉन कांटेक्ट फोर्स विच इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। चले आगे। अब सेकंड जो है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ये आपने अगर क्लास में या घर पे कभी करके देखा हो तो मेरे को बताना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। चलो वैसे तो आपने कर रखा होगा, नहीं करा हो तो मैं बताती हूँ, कल करके देखो। क्या करना है देखो, इसमें आप एक कागज ले लो, छोटा सा टुकड़ा है ना, उसके बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल इतने से, है ना, छोटे 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 टुकड़े करके टेबल पे या जमीन पे रख दो। अब क्या करो, आप स्केल लो, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है ना, वो वाली स्केल लेके और उसको ऐसे 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 अपने सर पे रब करो। और रब करने के बाद वो जो कागज के टुकड़े हैं ना, उनके पास में उस स्केल को ले जाओ। क्या होगा पता है आपको? वो कागज के टुकड़े उस स्केल के चिपक जाएंगे। कंघी को ले जाओगे तो कंघा पे चिपक जाएगा। सर्दियों के दिनों में आपने देखा हो, कंघी को आप ऐसे बाल के पास ले जाओ तो वो भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, देखा है आपने ये। और ये प्रयोग आप पता है क्या करो, कि कोई रिफिल हो खाली आपकी, उसको सर पे रगड़ के सूखी घास के पास ले जाओ तो वो भी चिपक जाती है। अब ये कौन सा फोर्स आ गया भाई? टच करने की तो जरूरत पड़ी नहीं थी ना। उस स्केल को आप कागज के पास ले जाओगे, टच नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर दूर से भी चिपक जाएंगे सारे कागज उसके। हाँ रहेगा थोड़ी देरी, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए चिपक जाएगा, 10-20-25 सेकंड के बाद वो कागज दोबारा गिर जाएंगे। हाँ, ये जो फोर्स है ये है स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी में भी कई तरह के आयन्स होते हैं ना, जब हम उसको रब करते हैं तो वो जो स्केल होती है ना, वो आवेशित हो जाती है, यानी आयोनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। अब वो जो कागज के टुकड़े हैं वो आयोनाइज्ड है नहीं, तो एक चीज के अंदर तो क्या है, आयन्स हैं, दूसरे में नहीं है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस बल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा नया है तो आपको याद रहेगा। द फोर्स अप्लाइड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब यहाँ स्केल से समझ लो आप, है ना, जो कि आपने सर पर रगड़ रखी है बालों से। चार्ज बॉडी ऑन अ अनचार्ज्ड और ऑन अनदर uncharged or charged body object is called electrostatic force। एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर देखो, आप वो कागज के टुकड़े हैं मान लो छोटे छोटे रखे हुए, ठीक है, यहाँ आप स्केल लेके आए, उनको टच नहीं करना पड़ेगा आपको,
थोड़े 2-3 सेंटीमीटर दूर से ही ये कागज जो है स्केल को अट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए ये फोर्स भी कैसा कहलाएगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं, नोट कर लिया, मिटा दो। और ये अब जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? गुरुत्वीय बल। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अर्थ पर रखी हर वस्तु को अर्थ अपनी तरफ जिस बल से खींच रही है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जैसे कि आपने न्यूटन वाला एग्जांपल, आपने सबने न्यूटन वाली कहानी सुन रखी है ना, कि आइजैक न्यूटन सर अपने एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से वो एप्पल आकर उन पर गिरता है और वो ये सोचते हैं कि भाई ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, ये एप्पल आकर मेरे सर पर ही क्यों गिरा, है ना। और इससे उन्होंने ये खोज कर दी कि अर्थ जो है ना, इसके अंदर एक सेंटर में एक ऐसा बल है जिसके कारण अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंको वापस वो नीचे ही आएगी। हम भी अर्थ की सरफेस पर चल पा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही तो चल पा रहे हैं, वरना तो कैसी स्थिति हो जाए, वरना तो अंतरिक्ष ऐसी स्थिति हो जाए जैसे वहां सब लोग उड़ रहे हैं। अगर यहाँ ग्रेविटेशन ना हो तो हर चीज इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दे, कोई भी चीज स्टेबल ना हो, जैसा कि कहाँ पर होता है, अंतरिक्ष में होता है। देखा है ना आपने कैसा होता है, साइंटिस्ट कैसे रहते हैं अंतरिक्ष में, हर चीज उड़ती रहती है इधर उधर। इवन पानी देखा है आपने, पानी जैसे बाहर निकलता है बॉटल या उनके ट्यूब से तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स सब तरफ फैल जाती हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, है ना, बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के सेंटर में ऐसी कोई जगह है, गुरुत्व बिंदु है, जिसके द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। पानी भर रहे हैं अपन, बारिश का पानी जमीन पर आ रहा है, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से। नदियों में पानी बह रहा है, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से। पेड़ की जड़ें स्टेबल हैं मिट्टी के अंदर, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से। हम जमीन पर चल पा रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। हर चीज हमारे घर में वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्टेबल जगह पर रखी हुई है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से। सही बात। तो ये जो फोर्स है जो कि अर्थ की सरफेस से लगाया जा रहा है, ये क्या कहला रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहला रहा है। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि प्रेशर के बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो चलो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, प्रेशर। और अगली जो हमारी क्लास होगी इसके बाद वाली, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वो अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। प्रेशर क्या है? प्रेशर को कहते हैं दाब। इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। डेफिनेशन के इसका फॉर्मूला आपको ऐसे समझ लो बहुत अच्छे से याद करना है। देखो, दाब जो होता है इसको हम लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो, प्रेशर क्या है? बल यानी कि फोर्स, है ना, और एरिया अपॉन विच इट इज एक्टेड या एक्टिंग। एरिया अपॉन विच इट इज एक्टिंग या इट एक्ट्स, कुछ भी आप लिखो। देखो, अब मेरे को एग्जांपल बताते रहो। जैसे मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास एक कील है, कील जानते हो ना, जैसे कील होती है हमारे यहाँ, ये कील है। अब अपन कहाँ, यहाँ तो हैमर मारते हैं और यहाँ से ये कील मिट्टी के लकड़ी के अंदर या दीवार के अंदर जाती है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि इसको हम रिवर्स कर दें और ये वाली सरफेस ऐसे रखते हैं, यूं ना रख के इसको ऐसे रखें और यहाँ से ठोके, तो क्या ये कील अंदर जमीन में गड़ जाएगी या दीवार में गड़ जाएगी? नहीं हो पाएगी। और एक एग्जांपल बताओ कि मैंने ऐसे कहा, हमारा चक्कू जो होता है उसकी दो सरफेस होती है ना, दो हिस्से होते हैं धार वाला। एक तो धार वाला हिस्सा होता है और एक बिना धार वाला हिस्सा होता है। अब हम ये करें कि धार वाला जो हिस्सा है ना, उसको तो अपोजिट साइड कर दें, और जो बिना धार वाला हिस्सा है उससे हम सब्जी को काटें, तो क्या सब्जी कट जाएगी? नहीं कटेगी। कटेगी भी तो टेढ़ी मेढ़ी और अच्छे से नहीं कटेगी, कोई 2-4 टुकड़े भले हो जाए, वरना उसको काट पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ आप समझ रहे हो बल की परिभाषा को। देखो,
दाब बराबर क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो एरिया क्या है, कम, और यहाँ एरिया है ज्यादा। इसी तरह चक्कू का धार वाला हिस्सा, उसका एरिया है कम, और चक्कू का बिना धार वाला हिस्सा उसका एरिया है ज्यादा। समझ में आ रही बात। अब देखो बल आपने लगाया, ठीक है, बल यानी फोर्स आपने लगाया अपॉन एरिया। अब फोर्स आप अगर ज्यादा एरिया पे लगा रहे हो, ठीक है ना, ज्यादा एरिया पे लगा रहे हो तो दाब की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। भाई ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली। यानी कि प्रेशर जो है ये 1 अपॉन एरिया के इक्वल है, सही है ना यहाँ पर। अब देखो इसको मैथमेटिकल टर्म में समझो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विपरीत रूप से एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब देखो कील के बड़े वाले हिस्से पर आप प्रेशर लगा रहे हो तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से अब देखो पहले मान लो यहाँ 2 था जो नुकीला हिस्सा था सेंटीमीटर, अब मान लो ये 8 सेंटीमीटर हो जाता है। 2 से आप डिवाइड करोगे तो छोटा डिजिट आएगा, और 8 से डिवाइड करोगे तो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखो कि आपने जब एरिया यहाँ पर है ना, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, दाब की मात्रा कम हो जाएगी, और क्षेत्रफल जैसे ही कम होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना कम एरिया होगा जिस पर कि बल लगाया जा रहा है उतना ही कम दाब लगाना पड़ेगा। तो कील के पतले वाले हिस्से को जब आप जमीन में डालोगे या दीवार के अंदर ठोकोगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, और अगर मोटे वाले हिस्से से आप दीवार के अंदर छेद करने का प्रयास करोगे तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स जितने ज्यादा एरिया पर लगाया जाएगा, है ना, तो बल की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करेगी, एरिया पर। एरिया हमेशा कम होना चाहिए, कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है ना बात। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा आज कि एक तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए सारे, साथ ही साथ हमने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, है ना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स, ये जितने भी प्रेशर के जो इफेक्ट्स है उनको, प्लस हम इस चैप्टर को अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर को याद कर लेना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी जिनको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने गलत हुए। तो बस अगली क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और फिर इसका छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कितना चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय।